हेलो एंड वेलकम दिशा की एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा। आज हम लोग क्लास 12th सीबीएसई के पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो भी टॉपिक है कौन कौन सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि एग्जाम आने वाले केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास पहला सवाल है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये चार स्टेटमेंट दिया उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला कह रहा है कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तुम लोग ऑर्डर पढ़े थे कि रेट जो हम लोग लिखते हैं वो होता है माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर पे पावर जीरो। जो पावर या एक्सपोनेंट रेज करते हैं रिएक्टेंट के टर्म के ऊपर वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो हाफ लाइफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अगर हम लोग पढ़े तो ये पढ़े आर नॉट बाई टू के। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में रिएक्टेंट का टर्म है और रेट कांस्टेंट जो है डिनोमिनेटर में। इसका अर्थ है कि टी हाफ जो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में बी जीरो। तो मोलेकुलरिटी क्या रेफर करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस दैट मे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो। या मोलेकुलरिटी जो होता है वो ना जीरो हो सकता है ना फ्रैक्शन हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो 0.693 बाय होता है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में बी जीरो। ऐसे भी हम लोग ये चारों स्टेटमेंट को सिंपली देख के ही बता देते कि ये मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, तो इसको छांट सकते थे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 minus 2 MnO2 इज 1 फैराडे, 3 फैराडे, 5 फैराडे और 6 फैराडे। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है -8 होगा। और इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है -1, यानी कि Mn का क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7। फिर MnO2 है तो ये -4 हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Mn पे +4 चार्ज होना चाहिए, यानी +4 है। तो +7 से +4 हो रहा है, कितना घट रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल होगा। हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 फैरेड होता है, 1 F। तो इसका अर्थ है 3 मोल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3 फैरेड। तो ये भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका डी ब्लॉक का है क्वेश्चन। द एलिमेंट हैविंग आर्गन 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। आर्गन का हम लोग जानते हैं 18 होता है, 3d10 4s1, तो ये 18 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, यानी एटॉमिक नंबर 29। तो हम लोग पढ़े कि जो 29 एटॉमिक नंबर है वो कॉपर का होता है ना। याद रखिए फेकोनी कपराजिन्स, यानी फेरस 26 हो गया, कोबाल्ट 27 हो गया, निकेल 28 हो गया, कॉपर 29 हो गया, Zn 30 हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन द कॉलिजन या दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको सिंपल देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमैग्नेटिक स्पेसिस, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डायमैग्नेटिक स्पेसिस है। डायमैग्नेटिक स्पेसिस को कहते हैं स्पेसिस व्हिच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जिस स्पेसिस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है उसको डायमैग्नेटिक स्पेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे NiCN का हॉल 4 2-, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा निकेल का वो +2 होगा। ठीक है, तो निकेल +2 में हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन। ठीक है, ये जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, तो 3d8 हो जाएगा। अब साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है पेयर अप होने के लिए। अगर हम ऐसे सिंपली भरे, ठीक है, जैसे होना क्या चाहिए था, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट फोर्सेज इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए मजबूर करेगा, और टोटल कितना ऑर्बिटल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इसको छांटने का सिंपल सा तरीका देखो, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली जो होता है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वीक लिगेंड जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वीक लिगेंड कौन कौन हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर, ये सब वीक लिगेंड। ठीक है, ये दिमाग में रखो। अगर साइनाइड है, NO2 माइनस है, NH3 है, EN है, C2O4 माइनस है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इस हिसाब से तो B और D नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है या तो हो सकता है या C हो सकता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा Fe3+ का, तो D5 आएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन D8 आएगा। तो ये भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि पेयरिंग करने के बावजूद एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सा होगा, NiCN का होल फूड माइनस। व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये देगा एल्डिहाइड। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो देगा कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, पीसीसी हो सकता है, नहीं पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 हो सकता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, या पैराडीनियम डाइक्रोमेट होगा। और भी अदर रिएजेंट होता है, बट हमारे सिलेबस में पीसीसी और CrO3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या देगा, कीटोन देगा, है ना। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एंड कार्बन बॉन्ड इज एक्सट्रीमली स्टेबल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द करेक्ट आयुपेक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो पहले हमको देखना है इसका आयुपेक नेम क्या होगा। तो पहले नंबरिंग करेंगे। तो जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे होगा 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन पहले आता है, फिर 4 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल में M है पहला अल्फाबेट, और ये हो गया बेंजीन। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, यानी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है, एक कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शियरी, और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर करता है नंबर, नेचर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्रिएट्स न्यू प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन किस पर्टिकुलर शेप में अलाइंड होता है। जैसे अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल है तो फाइब्रस प्रोटीन देगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन अगर स्फेरिकल शेप बना रहा है तो ग्लोबुलर प्रोटीन देगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्डिंग से बनता है। तो अब क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच, चेंज इन टेम्परेचर, it causes destruction of secondary and tertiary structure of protein, due to which the nature of protein gets destroyed. तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है, एक कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। यहाँ भी क्या होगा कि जब हम एक के में कौन सा प्रोटीन रहता है, वो रहता है एल्बुमिन रहता है। ठीक है, अब इसको हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहेगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन होगा और बी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी है डीनेचुरेशन प्रोटीन का एग्जांपल, और कोगुलेशन ऑफ एग वाइट भी जो है डीनेचुरेशन प्रोटीन का एग्जांपल है। तो ये डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आ रहा है कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे दोनों का, ये फिनॉल है और ये सैलिसाइलिक एसिड। तो ये जो होता है क्रेमर टाइमन में एल्डिहाइड बनता है, कपलिंग रिएक्शन में जो होता है वो आपका एजो कंपाउंड बनेगा, या एजो कपलिंग रिएक्शन होता है डाइजोनियम साल्ट के साथ होता है। फिडेल क्राफ्ट में मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है रिंग पे, तो ऐसा कहीं हो नहीं रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, कॉल्वे रिएक्शन होना चाहिए। कॉल्वे रिएक्शन अगर याद होगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में थ्योरी में पूछ सकता है इस बार। नेम रिएक्शन याद रखिए, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर CO2 और H2H+ रिएक्ट करा तो क्या बनाया, सैलिसाइलिक एसिड बनाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब कह रहा है कि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किसके डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, पहला है विटामिन B1, विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन C के डेफिशिएंसी से होता है, और विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा C। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है,
कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का नाम ना देके वो क्या होता है उसका साइंटिफिक नेम देता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, है ना। तो ये सब कुछ विटामिन का नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। फिर हमारे पास सवाल है, हमारे पास सवाल ये दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स है, इसमें बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसमें लिगेंड है वो आपका NO2 और NO2 बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यानी इसमें दो अटैचमेंट होता है, यानी या तो वो नाइट्रोजन साइड से अटैच हो सकता है या ये ऑक्सीजन साइड से अटैच हो सकता है। तो NO2 has two donor side through which it can coordinate to central metal atom. It can coordinate either through nitrogen side और ऑक्सीजन साइड। तो इस तरीके से दो तरह कॉम्प्लेक्स दे सकता है, एक नाइट्रो कॉम्प्लेक्स होता है, एक नाइट्रीटो कॉम्प्लेक्स होता है, या हम सिंपली इसको नाइट्रीटो एन कॉम्प्लेक्स या नाइट्रीटो ओ कॉम्प्लेक्स कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो जो भी कंपाउंड एम्बिडेंटेड लिगेंड रखता है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिंकेज आइसोमर। तो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आएगा कि इसका लिंकेज आइसोमर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो याद रखो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और एमिनो एसिड एक दूसरे से लिंक करके प्रोटीन बनाता है और उसके बीच पेप्टाइड लिंकेज होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स में जो लिंकेज होता है या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, क्लास 12 के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।